एक बार फिर आप सबका स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ समीर चौगांकर जी, विजय त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं चर्चा में। आइए अब वक्फ कानून की बात कर लेते हैं। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले आने के बाद भी मुस्लिम संगठन पूरी तरीके से खुश नहीं है। वक्फ कानून के खिलाफ मौलानाओं ने नए सिरे से अब विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मस्जिदों से लेकर सड़क तक मुस्लिम संगठन एक बार फिर वक्फ कानून के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं और लोगों से आगे आने के लिए कह भी रहे हैं। आज फ्राइडे है, जुम्मे की नमाज होती है और आज भी कई जगहों पर वक्फ कानून के खिलाफ मस्जिदों में तकरीरें होने की खबर है। जुम्मे की नमाज के बाद होने वाले खुतबों में मुसलमानों को वक्फ की अहमियत के बारे में बताया जा रहा है। वक्फ की बहाली को लेकर दुआएं की जा रही हैं और 11 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना भी दिया जाएगा। यह धरना कम से कम 2-3 घंटे का होगा और इसके बाद गिरफ्तारियां भी दी जाएंगी। ये सारी तैयारी की गई है। इसके बाद 16 नवंबर को मुस्लिम संगठनों की तरफ से दिल्ली के रामलीला मैदान में भी एक बड़ी विरोध रैली आयोजित करने का ऐलान किया गया। अब ये इस बात को समझिए ये कब हो रहा है। ये वक्फ का कानून पास हुआ, उससे बहुत पहले से इसका विरोध हो रहा था। अलग अलग शहरों में जलसे हो रहे थे। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद जैसी बहुत सारे मुस्लिम संगठन थे, सब इसका विरोध कर रहे थे। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर, इसके कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई। उस बात को भी महीनों बीत गए। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक इंटरिम आदेश पारित किया है और उसमें उन्होंने इस बिल पर, एक्ट पर पूरी तरीके से रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ प्रावधानों पर लेकिन हम फिलहाल रोक लगा रहे हैं। और वो प्रावधान उस दिन जब ये फैसला आया था तो जो वक्फ के खिलाफ, वक्फ इस कानून के खिलाफ जो लोग खड़े थे अदालत में, वो भी बाहर निकल के कह रहे थे कि हमारे पक्ष में है, ये वर्डिक्ट हमारे पक्ष में है। उस वक्त ये बताया जा रहा था। और अब देश भर में फिर से एक आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। इस पर एक सीनियर मुस्लिम धर्मगुरु का बयान है, वो आपको सुनना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे मुल्क के मुसलमानों से अपील की है कि आज जुमे को यौम दुआ के तौर पे मनाएं और जुमे की नमाज़ों में अपने खुतबे में वक्फ की अहमियत और जो नया वक्फ कानून आया है वो क्यों कर हम लोगों को कबूल नहीं है। और इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कानूनी रास्ते इख्तियार कर रही है, इससे लोग आवाम को वाकिफ़ कराया जाए और नमाज के बाद इस बात की दुआएं की जाएं, जैसे कि आपने देखा कि आज लखनऊ में और मुल्क के मुख्तलिफ़ मसाजिद में हो रही हैं कि अल्लाह ताला हम लोग के औक़ाफ़ की हिफाजत फरमाए और इस नए कानून में जो हम लोगों के एतराज़ात हैं उसकी तरफ हुकूमत भी तवज्जो दे और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें कामयाबी हासिल हो। तो वक्फ को लेकर अब एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। लेकिन इस बार क्यों ऐसा हो रहा है? वक्फ बाय यूजर जो पहले था वो वैसा रहेगा, आगे के लिए खत्म हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी मांग थी कि 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम साबित हुए बगैर वक्फ नहीं कर सकते, उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। जो जिला अधिकारी को डीएम को अधिकार दिए गए थे उस पर भी ऐतराज हो रहा था, उसको भी खत्म कर दिया। फिर क्या चाहते हैं? अब क्या पूरा कानून जब तक रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन करना है, ये तैयारी है? तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, मैं उस दिन भी कह रहा था और फिर से कह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय संतुलन साधने की बजाय सीधे सीधे स्पष्टता करता तो ज़्यादा अच्छा होता। वो अब उम्मीद से हो गए हैं। उनको लग रहा है कि ठीक है भाई, अगर सर्वोच्च न्यायालय यहाँ तक आ गया है तो थोड़ा हम और दबाव बना सकते हैं। लेकिन मुसलमानों को अपने बीच में सवाल पूछना चाहिए कि उन संपत्तियों पे, जो करोड़ों की संपत्तियाँ हैं, उन पर काबिज कौन है? क्या उसका लाभ किसी गरीब को मिल पा रहा है? वो जिन जगहों पर सरकारी या निजी संपत्ति पर कब्जा करते हैं उससे क्या सचमुच मुसलमानों को कोई लाभ होता है? क्या उसको देशज भाषा में कहें तो अल्लाह के बंदों को कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो जो मुल्ला मौलाना है वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सवाल उनको पूछना चाहिए, लेकिन ये सवाल नहीं पूछ रहे। वो उनके पीछे तख्ती लेकर, हाथ में काली पट्टी बांधकर, नमाज पढ़कर और शुक्रवार को फतवा जारी हो जाएगा। मुझे लगता है कि इससे मुस्लिम कम्युनिटी को बाहर आने की जरूरत है। और मैं फिर कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी आपकी बात सुनी है, सर्वोच्च न्यायालय में आप कुछ और तथ्य तर्क लेकर जाइए, लेकिन क्या वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जे का यह खेल और गरीब मुसलमान के अधिकारों को छीनने का यह खेल अमीर, मुल्ला, मौलाना और सरकारों के साथ बैठे मुसलमान वो करते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। नहीं तो अब क्या एक बार आपको फिर लग रहा है वो जो हमने पहले तस्वीरें देखी थी कि आंदोलन, प्रदर्शन, जगह जगह बड़े बड़े जलसे, अब जंतर मंतर, फिर रामलीला मैदान, 100% होगा? ये ठीक वही है। और देखिए,
हमें उदाहरण दिखा है ना। अब सरकार भले नहीं मान रही है, लेकिन शाहबानो सरकार ने किया था, तो अभी उनको सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद जग गई है। उनको लग रहा है कि शायद कुछ और हो जाए तो हमारे लिए कुछ और रास्ता निकल जाए, और कई बार लगता है कि ऐसा होता हुआ दिखता भी है। आपने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आपको बैलेंसिंग ऑर्डर लग रहा है ये, ठीक है। समीर जी, अब इसके बाद क्या कहेंगे? मतलब लगा था कि कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है। नहीं, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के शेर को बकरी बना के भेज दिया, सारे अधिकार छीन लिए कि भाई आप कलेक्टर डिसाइड नहीं कर सकता, उसके अंदर 5 साल का प्रैक्टिशन लॉ का खत्म कर दिया, जो डिस्प्यूटेड मामला उस पर तय नहीं कर सकता केंद्र सरकार फिलहाल उस मामले को लेकर, ये भी तय कर दिया कि भाई राज्यों में 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, केंद्र में 4 से ज़्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। ये भी कह दिया कि भी यह संभावना पूरी बनी रहे कि सीईओ जो बने वो मुस्लिम भी बने। तमाम तरह के फैसले, 6 से ज़्यादा फैसले मुस्लिम संगठनों के हित में अगर सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, उसके बाद भी यह कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से पूरी तरीके से, मुझे लगता है कि 70% मुस्लिम कम्युनिटी के हित में फैसला दिया है। बड़ी बातें मानी है भाई, उसमें सारी बड़ी बातें माननी है जो केंद्र सरकार चाहती थी, उन सारे प्रावधानों पर उन्होंने रोक लगा दी है। और बाहर निकलने के बाद कपिल सिब्बल इसकी तारीफ करते हैं, अभिषेक मनु संघवी इसकी तारीफ करते हैं, मुस्लिम मौलाना इसकी तारीफ करते हैं कि हमें आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। और अचानक 24 घंटे बाद क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे थे मुस्लिम के जो वकील बाहर आकर कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी और हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है, वो आज कह रहे हैं कि हम वापस सड़कों पर उतरेंगे। तो मुझे लगता है कि देश के अंदर ये अराजक स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, फिर से अराजकता उत्पन्न करने बिल्कुल कोशिश की जा रही है। सर, आप उसको कहेंगे तो आगे बढ़ जाओ। नहीं, आगे बढ़ सकते, क्योंकि पहले तो सब लोगों ने सपोर्ट ही किया था, और जैसे समीर जी ने भी कहा 70%, बल्कि बैलेंसिंग एक्ट नहीं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई जो कानून बनाया उसको पूरी तरह से तो रद्द नहीं कर सकती, बाकी जितना कर सकते थे वो कर दिया। अरे उसमें बड़े संशोधन किए, बल्कि सरकार के लिए फेसिंग मुझे थोड़ा सा इसमें मुश्किल लगी थी, फिर भी सरकार ने कहा कि ठीक है, उस पर उस वक्त जब किरण रिजिजू बाहर आए तो और उन्होंने, मतलब किरण रिजिजू से पहला रिएक्शन जो लिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो जिस तरीके से उन्होंने खुशी जाहिर की, मुझे तो हैरानी हो रही थी कि खुश क्यों हो रहे हैं। वो एक, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मसले पर कभी कभी बैक करने में भी कोई मुश्किल नहीं है, सरकार को चाहिए कि भाई ठीक है व्यवस्था, और जितने मौलानाओं ने और जितने लोग थे जो इस पक्ष में थे, वक्त के खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे, सभी ने उसकी वो समर्थन किया था और स्वागत किया था। फिर अब आंदोलन किस बात का हो रहा है? और अभी अंतरिम आदेश है, यदि होगा तो देखी जाएगी उसके बाद क्या करना है, क्या नहीं। आगे आपको एक योगी आदित्यनाथ की खबर में बताता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वो जीएसटी रिफॉर्म की बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये देश के लोगों के लिए मोदी का दिवाली तोहफा। आज तारीख क्या हो गई सर? आज हो गई 19 तारीख, 2 दिन बाद 22 तारीख से आपको घटी हुई दरों पर सामान मिलना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि वो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा फायदा यूपी में होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी यहां पर है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, ज्यादा पैसा सरकारी खजाने में आ रहा है, इससे गरीबों के भले के लिए ज्यादा योजनाएं बनाने में हमें मदद मिल रही है, हम उन योजनाओं पर ज्यादा खर्च पर कर पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अब पैसे की कमी नहीं रहती है। और प्रधानमंत्री ने जीएसटी में जो रिफॉर्म किए हैं वो क्रांतिकारी हैं, क्योंकि इससे हर वर्ग को फायदा होगा, गरीब की रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, और दिवाली आ रही है, लोग खुलकर खरीदारी कर पाएंगे। इन रिफॉर्म से देश की अर्थव्यवस्था को कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा। ये बात उन्होंने कही है, ये बड़ी बात है। फिर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कोई टैक्स रिफॉर्म भर नहीं है, बल्कि देश की इकोनॉमी को नई ऊंचाई देने का अभियान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के सामने टैक्स यानी टैक्स रिबेट के बारे में जो चर्चा की थी और रिफॉर्म के बारे में जो चर्चा की थी, मात्र 20 दिन के अंदर उसके परिणाम प्राप्त हो गए, और अब 22 सितंबर से लागू भी हो रहे हैं। मुख्य रूप से यह अब तक के टैक्स रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा है, और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के प्रति को दीपावली का गिफ्ट भी है। यानी देशवासियों को बहुत बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी। यानी रसोई से लेकर के, एक किसान से लेकर के, घर के निर्माण से लेकर के, और बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाले उद्यमियों के लिए भी इसका भारी लाभ होने वाला है, और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने की संभावना भी है।
तो अब जीएसटी रिफॉर्म पर क्योंकि दो ही दिन का वक्त बाकी, अब जो उन्होंने ये आंकड़ा दिया ना कि इससे अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए जुड़ेंगे, ये बात वो कह रहे हैं, आप आज अखबारों में देखिए तो आपको कई जगह ये खबर छपी हुई मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यापार होगा एक तरीके से इसकी वजह से। सरकार ने टैक्स इसलिए कम किया कि लोग ज्यादा खर्चें। अब इस उम्मीद पर अभी आगे देखना होगा इसका अगले 2 महीनों के अंदर क्या असर होता है। यूपी को जरूर, ठीक है, इस यूपी की बड़ी आबादी है तो उनको इसका फायदा होगा। तो ये जो दिवाली है, एक चीज और बता दूं आपको, निर्मला सीतारमण जी ने एक अपील और की है। अर्थव्यवस्था की बातें ज्यादा जानते हैं त्रिपाठी जी। उनको ये अभी भी कहना पड़ रहा है कि जो क्या प्राइवेट सेक्टर है वो पैसा निकाले बाहर, वो पैसा इन्वेस्ट करे, जो काम नहीं हो रहा कहते हैं कुछ लोग काफी अरसे से। और फिर ये 2 लाख करोड़ जोड़ने की बात हो रही है। ये सचमुच बड़ा संकट है। पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने अपने कांधे पर इस पूरी अर्थव्यवस्था को खींचा है। आपको जो भी ग्रोथ दिख रही है वो उसकी वजह से है। जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था कंपनियों का, वो अभी भी नहीं हो रहा है। और इसीलिए बार बार निर्मला सीतारमण या सरकार की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि जब आप कह रहे थे पॉलिसी पैरालिसिस है, चलो तब आपने पैसे दूसरी जगह निवेश किए, कहीं और लगाए या उस पर बैठ गए, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो रेशियो होना चाहिए जो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, वो रेशियो नहीं आ पाया है। उसके बावजूद ये 2 लाख करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे, उसके बावजूद ये जुड़ेंगे। तो अब अगर जीएसटी रिफॉर्म के बाद ये कंपनियां अगर उसको लाती हैं तो देश की अर्थव्यवस्था में, जिसको हम बार बार ये कह रहे हैं ना कि 6.5-7%, उससे ऊपर की ग्रोथ हो सकती है। और अगर ये आ जाए तो लगभग आधे से 1% की ग्रोथ बड़ी आसानी से और हासिल की जा सकती है। तो वो जो ट्रंप के माना जा रहा था 0.5-0.6% का जीडीपी का लॉस होगा एक टैरिफ की वजह से, वो तो इससे ऑफसेट हो जाएगा निश्चित तौर पर, इसमें कोई भ्रम नहीं। ये 2 लाख करोड़ के आंकड़े से आप सहमत हैं? नहीं, अभी ये आंकड़ा एग्जैक्ट तो बता पाना कठिन है। सरकार चूंकि कह रही है तो उन्होंने कैलकुलेट किया हो, क्योंकि उनके पास तो सारे नंबर्स होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो जो ये सीजन पूरा होता है यही आपको उस आंकड़े तक पहुंचा देगा। सर दिवाली है, दिवाली की वजह से जो मार्केट जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें काम आएगा। सर पूरे से पूरे वक्त में दिवाली पे खरीदारी होती है। तो ये जब रिबेट हो गई है, छूट मिल गई है, तो जाहिर तौर पर कि दिवाली पर उसका सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। सरकार की मंशा भी वही होती है कि सर्कुलेशन में पैसा रहे, उससे इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन जो निर्मला जी बात कर रहे हैं, हर्ष जी शायद इसको ज़्यादा बेहतर बता सके, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पैसा नहीं लगा रहे, वो तो निर्मला जी कह रही है। लेकिन सच क्या है, वो जो इंडस्ट्रीज है, जो बिजनेसमैन है, जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, वो बाहर पैसा लगा रहे हैं। ओडीआई और एफडीआई 0 हो गया हमारा इस समय। उसको ज़्यादा यदि समझा सकें तो वो हर्ष जी ज्यादा समझा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि जो इंडियन कॉर्पोरेट है, वो पैसा बाहर लगा रहा है, यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ये निर्मला जी कह रही है। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है समीर जी, ये राहुल गांधी ने जो जेनजी वाला अभी बयान दिया, पोस्ट किया, और लग रहा है कि वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं नौजवानों को। अबू आजमी का आपको एक स्टेटमेंट सुना रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी के नेता, ये तो और आगे निकल गया। अबू आजमी ने तो खुलकर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र की, ये खुलकर नौजवानों को सड़कों पर उतरने की अपील कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आज संविधान खतरे में है, अब कुर्बानी देनी होगी। सुनिए अबू आजमी को। हमारे नौजवानों को जो भविष्य इस देश के अंदर, उनको आगे आना चाहिए और इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। आह्वान करता हूं कि उतरो और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ो। जब तक जुल्म के खिलाफ उतरोगे नहीं, और वही तो कहा, मैं फिर आह्वान ही करूंगा। डॉक्टर अपना क्या नाम था, मैं अभी देखिए, उन्होंने कहा ना कि डॉक्टर लोहिया साहब ने कहा ना कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़क सुनसान है, नौजवान उतरो सड़क पर, डिमांड करो। गांधी जी ने अंग्रेजों की हुकूमत में परमिशन नहीं मिलता था, लेकिन आंदोलन करते थे गांधी जी। एक मुट्ठी नमक लेकर के उन्होंने नमक आंदोलन किया देश के अंदर, जेल भरो आंदोलन किया। कुर्बानी चाहिए देश को। अगर देश में कहीं गलत हो रहा है तो नौजवानों को देखना चाहिए। संविधान की कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो देश के लोगों को इसके खिलाफ उठ करके इस पे इंटरफेयर करना चाहिए, ये मेरी मांग है। तो ये अब नौजवानों की कुर्बानी देना चाहते हैं। अबू आजमी का इतिहास भी वही रहा है। इनका किस तरीके से दाऊद इब्राहिम से संबंध था, किस तरह से इनके ऊपर मुकदमे चले हैं, किस तरीके से देश तोड़ने वाली साजिशों के साथ अबू आजमी रहे, किस तरीके से बम्बई में जब बम ब्लास्ट हुआ था उस समय इन्होंने संजय दत्त के पक्ष में बयान दिया था कि उससे भूल हो गई थी, उसे माफ कर देना चाहिए। किस तरीके से मुसलमानों को भड़काने का काम अबू आजमी लंबे समय से करते रहे, और इसलिए समाजवादी पार्टी के बहुत अखिलेश के करीबी रहे, मुलायम सिंह की करीबी रहे, लंबे समय से महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, विधायक है, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी का वहां पर नेतृत्व करते हैं। और ये राहुल गांधी जो कहना, औरंगजेब प्रेमी, औरंगजेब के समय उन्होंने जो बयान दिया था, तब इन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया था 1 वीक के लिए।
मुझे लग रहा है कि अबू आजमी उसी राह पर चल रहे जो राहुल गांधी चाहते थे। राहुल गांधी का जो ट्वीट है उसका साइड इफेक्ट अब दिखने लगा है कि अब इस तरीके से लोग, और राहुल गांधी का ट्वीट तो इन्हीं लोगों के लिए था ना कि जो देश को टुकड़ों में बंटना देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देश में अराजक स्थिति हो, जो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो। जब भी महाराष्ट्र में दंगे हुए, अबू आजमी ने कहा कि जनता तो अपने मुद्दों के सड़क पर उतरती है। अभी मराठा आंदोलन पे इनका जो बयान आया था कि अब ओबीसी के लोग सड़कों पर उतरे और मराठा कम्युनिटी को सबक सिखाए, तो ओबीसी और मराठाओं के बीच में जो युद्ध करवाना चाहता है अबू आजमी, वह अब देश को टुकड़ों में बंटने देखने के लिए इस तरह से युवाओं का आह्वान कर रहा है। मुझे लगा कि देवेंद्र फडणवीस को अब देखना चाहिए, अबू आजमी पर एक मामला दर्ज होना चाहिए। इस तरह का मामला मुझे लगता है कि विवेचना का विषय है। क्या यह देशद्रोह के दायरे में आता है? क्या देश में अराजकता उत्पन्न करने के दायरे में आता है? क्या देश में शांति भंग करने और महाराष्ट्र की जनता को सड़कों पर लाकर कोई उत्पात मचाने के दायरे में आता है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, वरना राहुल गांधी के ट्वीट का असर अभी अबू आजमी पे हुआ है, कुछ और नेताओं पर भी होने वाला है। कुर्बानी देनी पड़ेगी, अब वक्त आ गया है, संविधान खतरे में है। देखिए, वैसे तो मैं इसका पक्षधर नहीं रहता हूं, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। कई लोग कहते हैं राहुल जी भी ऐसे हरकतें करते हैं, उनको भी जेल में डालना चाहिए कानून आपराधिक मामला दर्ज करके, लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं होता, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई लड़नी। लेकिन इनको जेल में तो डाल ही देना चाहिए, क्योंकि ये तो साफ साफ वो बात कह रहे हैं ना, इन्होंने कोई संकोच भी छोड़ दिया है। और एक बार जरा न्यायालय में इस पर चर्चा भी हो जाए, इस बहाने से थोड़ी चर्चा होगी ना कि जो ये सब चल रहा है, जो नौजवानों को लेकर, जनजीव को लेकर जो सब कुछ कहा जा रहा है। और वैसे अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी नतीजे पूरी तरह से आने हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव हैं, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत शानदार जीत हासिल करती हुई दिख रही है। कॉलेजेज में वो जीत चुकी है, मेन बॉडी का भी चुनाव है, तो वो भी तो नौजवान ही है ना। वो कौन है वो? तो अब सवाल ये कि आप हर जगह वहां भी राहुल गांधी जाके धरना वरना करें कि वोट चोरी हो गई, लेकिन इस तरह के बयान देने वाले कुछ लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। संदेश जाना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार नौजवानों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये कोशिशें पहले भी हुई हैं। अब इसी में एक बड़ी चर्चा जिसकी देश में हुई, उस पर एक बड़ी खबर आई थी, उसकी बात कर लेते हैं। आपको याद होगा हिंडनबर्ग, फिर मुझे उनके दोस्त याद आ जाते हैं, वो हिंडन नदी में हिंडनबर्ग को ढूंढ रहे थे, तो अच्छा उन्होंने भी खबर पढ़ ली होगी उन्होंने भी। कल सेबी ने अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए सारे आरोपों से बरी कर दिया। सेबी ने शेयरों की हेराफेरी करने, इनसाइडर ट्रेडिंग करने के आरोपों से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि अडानी ग्रुप पर शेयर्स के मैनिपुलेशन के जो इल्जाम हिंडनबर्ग ने लगाए, उन्हें साबित करने का एक भी प्रमाण नहीं मिला। सारे आरोप निराधार पाए गए, इसलिए इस मामले में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी जाती है। सेबी से क्लीन चिट मिलने की बात गौतम अडानी ने इसे सच की जीत बताया और कहा कि उनकी कंपनियां शुरू से कह रही थी कि हिंडनबर्ग के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। आज सेबी की क्लीन चिट से यह बात साबित हो गई कि अब सवाल यह है कि राहुल गांधी चुप क्यों हैं। अच्छा, अडानी ने यह कहा कि जिन लोगों ने दुष्प्रचार किया था वो माफी मांगे। उद्योगपति नेताओं के नाम कभी नहीं लेते, लेकिन ये भी वो कह रहे हैं, तो ये भी मैं बड़ी बात मानता हूं। ये दबे शब्दों में यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, वरना उनको ये कहने की जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी तो माफी नहीं मांगने वाले, और कांग्रेस पार्टी जब किसी को कुछ नहीं समझती तो वो सेबी को क्या ही मानेगी। कहेंगे सेबी ने करवा लिया, सरकार ने सेबी से दिलवा दी क्लीन चिट। यही कहा गया है, यही कहा जाएगा। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट भी ले गया था मैटर को। सुप्रीम कोर्ट में भी तो कुछ नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से मामला खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, मुझे जहां तक याद है, इसकी जांच करने के लिए, और उसकी रिपोर्ट आ गई थी और उसके बाद कहा गया था कि कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, सेबी ने कह दिया, लेकिन अडानी को देश का दुश्मन बताया गया। अडानी ने देश की सरकार खरीद रखी है, ऐसा बताया गया। प्रधानमंत्री अडानी के कहने पे चलता है, ऐसा बताया गया। और ये अडानी जो दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ भारत को उससे क्या लाभ होगा, इसकी भी चर्चा लेकिन कभी नहीं हो पाई। अब सर इनसे पूछ लूँ एक बार, इकोनॉमिक मैटर्स समझते हैं, एक बार ये बता दें कि ये सेबी का ऑर्डर क्या रहा है, एक्चुअल चार्जेस क्या थे। देखिए, 3-4 कंपनियों के जरिए फंड की रूटिंग की बात थी। वो कंपनियां अडानी की ही थी, अडानी ग्रुप की जुड़ी हुई कंपनियां थी। एडी कॉर्प थी, माइलस्टोन थी, रेहवार इंफ्रास्ट्रक्चर थी। तो कहा गया था कि एक तरह से पैसों की हेराफेरी की गई। कुछ कंपनी के एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसे गए थे। अब इस पूरी रिपोर्ट में वो पैसे कब किस कंपनी से गए, लोन के तौर पर कौन से पैसे लिए गए, उसको इंटरेस्ट के साथ चुकाया गया या नहीं चुकाया गया, वो सब डिटेल में। और उसका जो ब्रीफ है, उसकी आखिरी लाइन है, इन व्यू ऑफ द अबव द प्रोसीडिंग्स इन द मैटर वाज डिस्पोज्ड ऑफ अगेंस्ट द नोटिसी विदाउट एनी डायरेक्शन। यानी कुल मिला के वो पूरी तरह से उसमें पाक साफ क्लीन चिट मिली। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है
अभी हम लोग बहुत जनजी और वो सब बात कर रहे हैं, रोजगार और उस सब की बात करते हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने जब अडानी का विवाद हुआ था तो उनका बयान मुझे याद आता है और मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारत में कुल जमा 5-6 कंपनियां ऐसी हैं जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को चला सकती हैं, टैकल कर सकती हैं, हैंडल कर सकती हैं। उनमें अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर एक है। हम सब जानते हैं पोर्ट के मामले में अडानी का कोई जोड़ नहीं है, और वो पोर्ट की जो जमीन पहली बार मिली थी वो कांग्रेस की सरकार में मिली थी, वही 1 रुपया वाला जो कहा जाता है ना, उस पर मिली थी, क्योंकि वहां तो कुछ था नहीं। तो मुंद्रा पोर्ट जिस तरह से बनाया, देश के हर सरकार के साथ अडानी काम कर रहे हैं। बंगाल में भी बना रहे हैं, ममता जी की सरकार है। केरल में भी बना रहे हैं, कम्युनिस्टों की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बना रहे थे। तेलंगाना में तो बाकायदा 100 करोड़ दिया एक फंडिंग के लिए, तो उसको मना कराया राहुल गांधी की तरफ से। रेवंत रेड्डी को बेचारे को मना करना पड़ा। अशोक गहलोत अपने यहां इन्वेस्टर समिट कराते हैं तो दीप प्रज्वलन अडानी से कराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सबको पता है कि गौतम अडानी और अडानी समूह देश में जो काम कर रहा है उसकी जरूरत है, और दुनिया का जो भी देश बड़ा हुआ है कंपनियों के बड़े होने से हुआ है। लेकिन जब यह आरोप लगाते हैं आप, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप देश की उस ग्रोथ स्टोरी को रोकना चाहते हैं, बाधा बनना चाहते हैं। हिंडनबर्ग पहले सरेंडर कर गया, अब सेबी की रिपोर्ट क्लीन चिट दे रही है। सर, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसमें हिंडनबर्ग को लेकर अब तो मतलब जो लोग आरोप लगा रहे थे उनको भी आना चाहिए। देखिए, लड़ाई लड़ने में ये है कि आपने मान लिया आरोप भी लगाए, कोई बात नहीं, आरोप लगाना राजनीतिक हिस्से, लेकिन यदि फैसले में गलत हो तो आपको भी उस पर आके कहना चाहिए कि हाँ हमें गलत समझ आया, कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं बात को। इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं, क्योंकि लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ बातें होता है, सबको समझ में आती है, नहीं आती है, तो उस पर आगे आकर आने से क्या होता है कि आपकी लड़ाई ज़्यादा मजबूत होती है कि कभी लड़ेंगे तो फिर इसकी बात होगी, नहीं तो यही होता रहेगा। और ये समझना चाहिए, एक कंट्राडिक्शन हम क्या करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि सरकार जो है ना बिजनेस में, इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाए, सरकार का काम है सरकार चलाना, और दूसरी तरफ जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, ये तो आजकल होने लग गया, पहले तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी कर रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट हाउसेज नहीं लगाते थे पैसा। बिल्कुल सर, लड़ना किससे? एक नेता को दूसरे नेता से लड़ना है या एक उद्योगपति से लड़ना है? एक उद्योगपति जो देश का उद्योगपति है ना, वो कोई भी सरकार हो, सभी देश के लिए वो काम कर रहा है, वो देश की आर्थिक उन्नति के लिए वो काम कर रहा है। आपको सरकार से लड़का, सरकार पे आरोप लगाइए। आप एक उद्योग घराने के पीछे इंटेंशनली आप पड़ जाओ और हर रैली में उसका जिक्र करो। हिंडनबर्ग की आती है, आप पत्रकार वार्ता लो और बताओ कि भाई सबसे बड़ी चोरी इस देश के अंदर हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद, सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद, क्या राहुल गांधी का नैतिक आधार नहीं बनता कि वो माफी मांगे इस बात में? क्या कांग्रेस का नैतिक आधार नहीं बनता कि वो कांग्रेस अपने ट्विटर अकाउंट से डाले कि हमसे गलती हो गई, माफी मांगते इस बात के लिए? देश के इतने बड़े उद्योगपति को जिसने अपनी सीरियसली कह रहे हैं? नहीं, सीरियसली बात सर, मांगना चाहिए माफी। भाई देश का उद्योगपति अपने दम पर इतनी बड़ी साम्राज्य इकट्ठा कर रहा है, देश में इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, देश की आर्थिक उन्नति में इतनी भूमिका कर रहा है, और उस पर आप इस तरह से हमलावर होते हो। आज सर इस समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद।